Hi everyone. So this is Cadet Vachri Dwivedi once again with another video from RU Underway. So last class में हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया था कि what basically is RU Underway and I obviously told you कि how we'll be going about. We'll be focusing on the IME syllabus, detailed maritime subjects in future definitely. फिर हमने देखा कि हम थोड़े रियल सी लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड करियर टिप्स के बारे में भी बात करेंगे, जिसे मैंने आपको चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, एंड ऑफ कोर्स हेल्पिंग एस्पायरिंग मनी लर्नर्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि अंडर द ROME द सब्जेक्ट इज बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम इस सेमेस्टर में डील करेंगे, विच इज द सेम 2 फॉर 2024 बैच। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद द इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय कैडेट वचश्री द्विवेदी, विच इज मी। ठीक है, तो अपना बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो देख लीजिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन कम टू पार्ट 2। सो या सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है व्हाट इज होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस सिस्टम। हमने सिस्टम की डेफिनेशन को देख लिया था। सिस्टम क्या होता है? एनी रीजन विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर स्टडी पर्पस इज कॉल्ड एज सिस्टम। कोई भी रीजन, कोई भी ऐसा आर्बिट्री रीजन है, अगर मैं इसको स्टडी पर्पस के लिए ले रहा हूं तो दिस इज ऑटोमेटिकली व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो अब हम देखेंगे होमोजेनस सिस्टम और हेटेरोजेनस सिस्टम। तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं आपसे फेजेस की, तो फेज कौन से होते हैं? 3 तरीके के फेज होते हैं। कितने तरीके के? 3 फेजेस। ठीक है, ये स्टेट ऑफ मैटर ही है, बिल्कुल एकदम सही बात है। एक होता है सॉलिड फेज, एक होता है जी आपका लिक्विड फेज, और एक होता है गैसियस फेज। तो ये 3 तरीके के फेजेस हमारे पास होते हैं। अब इसमें से वो सिस्टम यानी वो रीजन जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके का फेज मौजूद हो, उसको बोलते हैं होमोजेनस सिस्टम। बड़ा सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। अब देखो एयर में भी जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये भी तुम्हारा लिक्विड फेज होता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है फॉर होमोजेनस सिस्टम, क्योंकि ये लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल है। सिमिलरली इधर भी ये भी लिक्विड एंड ये भी लिक्विड का एग्जाम्पल। ठीक है, एयर है तो कंफ्यूज मत होना कि भाई एयर तो गैसियस होता है, नहीं, एयर के अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट हेटेरोजेनस सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फेजेस होते हैं। अगेन फेजेस मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो एग्जांपल, वाटर ये कौन सा फेज हो गया? ये लिक्विड फेज हो गया। स्टीम ये कौन सा फेज हो गया? गैसियस फेज हो गया। ठीक है, या तो फिर वाटर अगेन अ लिक्विड फेज एंड आइस विच इज अ सॉलिड फेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हेटेरोजेनस सिस्टम में 2 अलग अलग फेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सिंपल। अगेन होमोजेनस सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसमें एक ही फेज होता है। हेटेरोजेनस सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फेजेस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं जो भी समझा रहा हूं, जो भी लिखवा रहा हूं, प्लीज उसको नोट डाउन आप करिएगा। ओके, चलिए, तो अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है एक्सप्लेन स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल। ठीक है, तो एक एक करके सबका मतलब समझते हैं। ठीक है, स्टेट, each unique condition of a system is called as state। देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल एक ग्राफ के माध्यम से हमने दिखाया है कि यहाँ पे कुछ स्टेट है पार्टिकल का या कोई भी बॉडी का। मान लीजिए ये सॉलिड स्टेट में है, और जैसे ये स्टेट 2 पे पहुंचा, ये क्या पता लिक्विड स्टेट, लिक्विड फेज में चला गया। तो स्टेट 1 क्या है? सॉलिड फेज। स्टेट 2 क्या है? लिक्विड फेज। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट ये जो 1 है, पार्टिकल 1 है, इसकी यूनिक कंडीशन कौन सी है? कि ये सॉलिड में है। अगेन पार्टिकल 1 या पॉइंट 1 की यूनिक फंक्शनैलिटी क्या है? कि वो किस फेज में है? सॉलिड फेज में है।
और स्टेट 2 यानी कि अगर मान लो सेकंड पार्टिकल है, कुछ तो हुआ है इनके बीच में या कुछ तो कन्वर्जन हुआ है जिसकी वजह से स्टेट 2 या सेकंड पार्टिकल, ठीक है, सेकंड पार्टिकल की यूनिक आइडेंटिटी क्या हो गई, यूनिक कंडीशन लिक्विड फेज। तो ईच यूनिक कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड अ स्टेट। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा दिस फुल थिंग, ठीक है, ये पूरी चीज जो है ये क्या है जी, ये है एक सिस्टम, ठीक है, ये है एक सिस्टम। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो द चेंज अ सिस्टम अंडरगोस एज इट ट्रांजिशंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन्वॉल्विंग चेंजेस इन वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, पोटेंशियली हीट एंड वर्क। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। यहां पे देखो ग्राफ में, स्टेट 1 में अगर पार्टिकल सॉलिड में था तो स्टेट 2 में वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन था, सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। लिक्विड से सॉलिड अगर जा रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, और अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो डीसॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो डीसॉलिडिफिकेशन हो रहा है या मेल्टिंग हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो मेल्टिंग हो रही है, हाँ या ना, मेल्टिंग हो रही है। तो ये मेल्टिंग क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दी प्रोसेस। इसी प्रोसेस या इसी मेल्टिंग फेनोमेनन की वजह से या कोई भी फेनोमेनन की वजह से अगर स्टेट 1 की कंडीशन, यूनिक कंडीशन चेंज हो रही है जब वो स्टेट 2 में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। द चेंज अ सिस्टम अंडरगोस एज इट ट्रांजिशंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन्वॉल्विंग चेंजेस इन वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर। अब देखो स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया तो फेज चेंज हो गया, ऐसी टेम्परेचर भी चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, और कोई कुछ केसेस में हीट और वर्क भी हमारा चेंज होता है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू क्लोज सिस्टम एनालिसिस, वहां पे ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे हमें पता चलेगा कि जो स्टेट चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से हमारे इक्वेशंस और उसकी वजह से हमारा सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो भी काफी ज्यादा अलग हो जाएगा। चलिए थर्ड आता है हमारे पास साइकिल। बहुत सिंपल है, एनी प्रोसेस और सीरीज ऑफ प्रोसेसेस whose end states are identical, this is very important, identical is termed as a cycle। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दे दिया है आपको एग्जाम्पल के रूप में, ये P वर्सेस V का ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पे कि अगर स्टेट 1 ये है तो यहां से यहां मैं गया स्टेट 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से वापस से 1 पे आ गया मैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस हुए यहाँ पे। कितने प्रोसेस हुए, 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, मगर मेरा स्टार्ट एंड पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट एंड पॉइंट इज सेम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई कुछ भी हो जाए, साइकिल क्या होता है कि व्हेन अ सिस्टम अंडरगोस मल्टीपल प्रोसेसेस, उसके बावजूद भी उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, या स्टार्ट एंड एंड स्टेट इज दी सेम। तो आई होप सो आपको स्टेट, प्रोसेस और साइकिल की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद दी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां से हमारा जो है वो फर्स्ट लॉ चालू हो रहा है। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा लोचा है, पहला लॉ ही जीरोथ लॉ होता है, ठीक है। तो देयर इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन कम्स दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये समझने के लिए हम पहले एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, जीरोथ लॉ के लिए। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो स्टेटमेंट पढ़ के भी आप समझ जाइएगा, और आपको स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे जब करा रहा हूँ, अगर आप मेरे डायग्राम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं
वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देन इट इज वेरी एविडेंट फॉर यू टू नॉट रिमेंबर द डेफिनेशंस। 110% आपको डेफिनेशंस रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां पे एक मैं सिस्टम बना रहा हूं, ठीक है। सिस्टम किसी भी शेप का हो सकता है, सिस्टम एज इन आर्बिट्री शेप, कोई भी शेप आप ले सकते हो सिस्टम के लिए, जरूरी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं कुछ अलग लीजिए, आप यू कैन टेक एनीथिंग। तो यहां पे एक मैंने बॉक्स ले लिया है, इस बॉक्स को जो है मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा ए पार्ट, ये हो जाएगा सी पार्ट, और ये हो जाएगा जी बी पार्ट। अब एक चीज का हमें बिल्कुल ध्यान देना है, वो क्या है कि ए और बी के बीच में यहां पे हमारे पास क्या है? आइडियाबैटिक बाउंड्री। आइडियाबैटिक बाउंड्री मतलब क्या कि हीट एक्सचेंज विल बी 0। आइडियाबैटिक बाउंड्री का दूसरा नाम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइडियाबैटिक बाउंड्री का दूसरा नाम होता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमने डिस्कस कर रखा है। मतलब कि ए और बी के बीच में जो हीट ट्रांसफर है वो कितना है? 0। और बी टू सी के बीच में हीट ट्रांसफर है कुछ तो QBC, और ए टू सी के बीच में हीट ट्रांसफर है कुछ तो QAC। अब मुझे पता है हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। हीट ट्रांसफर तभी होगा ना जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ए और सी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, बी और सी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ आफ्टर, अब ध्यान देना सारे, आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद क्या हुआ? TA इज इक्वल्स टू TC। देखो हीट ट्रांसफर क्या होता है ना, हमेशा 2 मीडियम्स के बीच में होता है। एक मीडियम में टेम्परेचर होता है ज्यादा और एक मीडियम में टेम्परेचर होता है कम, ठीक है। 2 मीडियम, अगर मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो इनके बीच में अगर मुझे हीट ट्रांसफर करना है तो T1 शुड बी ग्रेटर देन T2 एंड आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर टाइम स्मॉल t, T1 विल बी इक्वल टू T2। मतलब ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट, ये सेम जो कॉन्सेप्ट है ये मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। तो कुछ टाइम के बाद TA विल बी इक्वल टू TC, हाँ या ना? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। विच मीन्स कि भाई TB विल ऑल्सो बी इक्वल टू TC, क्योंकि इनके बीच में भी तो हीट ट्रांसफर चल रहा है ना भाई। QAC अगर यहां पे है तो QBC भी तो है ना, हाँ या ना? तो फ्रॉम अबव हम क्या बोल सकते हैं? TA इज इक्वल टू TB। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, MI स्टार। मैंने पहले ही बोला जो जो MI स्टार में लिखूंगा वो तो आपको लिखना ही लिखना है, और ये सब लिखना है जो भी मैं इस पर लिख रहा हूं, ठीक है। विच मीन्स कि A और B के बीच में तो ऐसा आइडियाबैटिक बाउंड्री थी, मतलब इनके बीच में तो हीट ट्रांसफर होना नहीं था, मगर जो A और C के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा था, B और C के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा था। तो कुछ टाइम T के बाद देखा गया कि C का टेम्परेचर A के बराबर है और C का टेम्परेचर B के बराबर है। मतलब कि अगर मैं न्यूमेरिकली आपको समझाऊं तो अगर A का टेम्परेचर था 60 डिग्री, C का था मान लीजिए 30 डिग्री, B का था मान लीजिए 70 डिग्री, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम T, ठीक है, मैं उसको दूसरे कलर से लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आफ्टर सम टाइम T अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर 30 से हो गया 40, ये भी हो जाएगा 40 और ये भी हो जाएगा 40, यानी कि तीनों का टेम्परेचर हो जाएगा
सेम। तो TA इज इक्वल टू TB, TB इज इक्वल टू TC एंड TA इज इक्वल टू TC। मतलब कि TA इज इक्वल्स टू TB इज इक्वल्स टू TC। दिस इज नथिंग बट जीरोथ लॉ, यही है जीरोथ लॉ। आप नोट कर लीजिए इसको, हम स्टेटमेंट देखते हैं। चलिए, तो द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सम थर्ड बॉडी। देखिए, दो बॉडी थी A और B, ये किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थी? C के साथ, है ना। देन दे आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। क्या ये बात समझ में आई? मतलब कि TA इज इक्वल्स टू TB। सेम यहां पे भी एक डायग्राम में बताया मैंने कि A जो है हमारा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? B के साथ और C के साथ। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट B और C आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें पता चला, जो कि अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ये ऑब्जर्व किया गया कि B का टेम्परेचर C के टेम्परेचर के इक्वल है। तो दिस इज नथिंग बट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आई थिंक सो आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास आता है पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं पॉइंट फंक्शन को। किसको करते हैं डिफाइन? पॉइंट फंक्शन। भाई पॉइंट फंक्शन क्या होता है? तो द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, वो जो सिस्टम को डिफाइन करे उसको प्रॉपर्टी बोलेंगे। द प्रॉपर्टी विच कैन बी represented as points on the graph is called as पॉइंट फंक्शन। तो वो फंक्शंस या वो प्रॉपर्टीज जो कि कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड एज पॉइंट फंक्शन। आइए इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए अब इधर क्या आता है हमारे पास पॉइंट फंक्शन को। अब अगर मैं मान लीजिए कोई ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने P वर्सेस V ग्राफ बनाया, जहां पे P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम। तो अगर मैं एक पॉइंट यहां पे दे दूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट दे दूं P, V, तो क्या ये पॉइंट से हमें वॉल्यूम कुछ V1 पता चलेगा और प्रेशर कुछ P1 पता चलेगा? सिमिलरली मान लो इसका स्टेट चेंज हुआ कुछ प्रोसेस की वजह से, ठीक है, मान लीजिए इसका स्टेट चेंज हुआ कुछ प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से क्या मैं बोल सकता हूं इसका स्टेट यहाँ पे हो जाएगा V2 और यहाँ पे हो जाएगा P2, हाँ या ना, P2, V2 एंड दिस इज P1, V1। तो वो सारे फंक्शन जिनको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, एज पॉइंट्स या पॉइंट, उन फंक्शंस को, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो सारे, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज जो हम थर्मोडायनेमिक्स पर पढ़ेंगे ना, वो सारी ऑलमोस्ट पॉइंट फंक्शन है, सिवाय दो के। सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज हैं पूरे थर्मोडायनेमिक्स में जो कि पाथ फंक्शन है, बाकी सब के सब पॉइंट फंक्शन है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं जी पाथ फंक्शन क्या होता है। तो
प्लीज मेरा आपसे दरख्वास्त है, आप नोट्स जो है वो साथ ही साथ बनाते रहिए, ठीक है। या वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, यू कैन डेफिनेटली रीच टू मी फ्रॉम देयर। चलिए अब हम समझते हैं पाथ फंक्शन के बारे में। तो अब देखिए पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन बेसिकली वो होता है कि इट इज अ फंक्शन या इट रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज which can be represented as area under graph, area under the graph। तो ये वो फंक्शंस हैं जिनको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं एज एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ में अगर जो भी प्रॉपर्टीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो होते हैं पाथ फंक्शन। सिर्फ दो हैं, हीट एंड वर्क, बस यही दो पाथ फंक्शन होते हैं हमारे पास। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाथ फंक्शन, जहां पे हीट या वर्क दिखा ऑप्शन में, मार दो, क्योंकि उसके अलावा कोई तीसरा पाथ फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखा रहा हूं। अगर मैंने एक पीवी ग्राफ बनाया, हम वर्क को देख रहे हैं, और अगर ये कोई तो प्रोसेस हुआ है 1 से लेके 2 तक, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, ठीक है, इसका कुछ तो यहाँ V1 वॉल्यूम होगा, V2 वॉल्यूम होगा, ठीक है। प्रेशर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ तो P1 प्रेशर होगा एंड यहाँ पे कुछ तो P2 प्रेशर होगा। तो इसके अंदर का जो भी एरिया है, ये यहां से मुझे क्या मिलेगा, वर्क। और वर्क का यहां से जो मेरे पास इक्वेशन निकलेगा वो क्या होगा, देखो अगर मुझे एरिया निकालना है तो इट इज वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन करूंगा मैं V1 से लेके V2 तक एंड माय इक्वेशन विल बी PdV। तो ये होता है मेरा वर्क निकालने का फॉर्मूला। तो आई होप सो दिस बिकम्स वेरी क्लियर फॉर यू कि वर्क क्या होता है और हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, क्योंकि ये एक पाथ फंक्शन है। सिमिलरली हम हीट को भी देखेंगे, हम जो है वो हीट को भी देखेंगे कि भाई हीट भी इसी तरीके से होती है, उसका भी इक्वेशन ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया। अगेन पॉइंट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर वो प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको हम लोग पॉइंट्स के थ्रू ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने ग्राफ पे एक पॉइंट बना दिया तो वो पॉइंट से मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा, सिंपल। पाथ फंक्शन में क्या होगा, पाथ फंक्शन में मुझे किसी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो मैं उसका एरिया अंडर द ग्राफ लूंगा। ये जो है ये मेरा पूरा ग्राफ है, इस ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आता है मैं उसे लूंगा। ये जो भी एरिया आया, आई विल टेक दैट एरिया and I can understand और interpret the property। I hope so आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम जिन दो चीजों की बात कर रहे थे उन्हीं का डेफिनेशन हमसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हीट। देखो हीट क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ठीक है, which is caused due to temperature change. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज की वजह से ही अकर होता है और किसी भी वजह से वो अकर नहीं होगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम लोग वर्क देखें तो वर्क क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, विच इज कॉज्ड, ये किस वजह से कॉज होता है, ड्यू टू मैकेनिकल रीजंस या तो फिर वॉल्यूम चेंज या तो फिर एंथैल्पी चेंज। तो हीट क्या है हमारे पास, हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि कॉज होता है सिर्फ टेम्परेचर चेंज की वजह से। वही वर्क एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि कॉज होता है ड्यू टू मैकेनिकल रीजंस, वॉल्यूम चेंज, प्रेशर चेंज, एंथैल्पी चेंज, बहुत सारे चेंजेस की वजह से वो हमारा जो है वो वर्क अकर होता है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास अगर हम इनकी सिमिलैरिटीज के बारे में बात करें कि भाई इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है, हीट और वर्क के बीच में जो है वो सिमिलैरिटीज क्या है, तो सबसे पहला तो है कि बोथ आर ट्रांसफरेबल। भाई ये जो एनर्जी है ना ये बॉडी के अंदर नहीं होती, हमेशा याद रखना, हीट हो चाहे वर्क हो ये बॉडी के अंदर नहीं होती, लेकिन ये बॉडी से एमिटेबल होती हैं। मतलब कि बॉडी अगर अपना फेस चेंज कर रहा है किसी भी सिस्टम में तो वो फेस चेंज इस फॉर्म ऑफ एनर्जी के थ्रू ही होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों जो है वो ट्रांसफरेबल तो है। सेकेंड सिमिलैरिटी जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, बोथ आर पाथ फंक्शन। क्या है जी, दोनों है पाथ फंक्शन। क्लियर है? अब अगर हम आगे बात करते हैं डिससिमिलैरिटीज की, डिससिमिलैरिटीज की, तो यार डिससिमिलैरिटीज की अगर मैं बात करूं ना तो डिससिमिलैरिटीज में सबसे पहला तो हो जाएगा कि वर्क इज फुल्ली ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, whereas heat is partially transferable। क्लियर है? ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि भाई सिमिलैरिटीज तो देखो दोनों ट्रांसफरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पाथ फंक्शंस भी है, मतलब कि दोनों को हमें एरिया अंडर द कर्व के थ्रू ही हम इन्हें डिफाइन कर पाएंगे। बट डिससिमिलैरिटी सबसे बड़ी क्या है कि वर्क जो होता है ना वो फुल्ली ट्रांसफरेबल है। अगर कोई सिस्टम W1 नाम का वर्क कैरी कर रहा है तो अगर वो उसको ट्रांसफर करता है, कि एनर्जी ट्रांसफर तो हो सकती है, वर्क भी एक एनर्जी है, तो वो पूरा W1 अमाउंट ऑफ वर्क वो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन हीट जो है अगर किसी के पास Q1 अमाउंट ऑफ हीट है और अगर उसको वो एमिट करना है तो वो पूरा Q1 अमाउंट ऑफ हीट एमिट नहीं कर सकता, वो या तो Q1/2 कर सकता है या Q1/6 कर सकता है या Q1/3 कर सकता है, लेकिन पूरा Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो एमिट नहीं कर सकता। क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट जो आता है हमारे पास वो ये होता है कि भाई वर्क जो होता है ना, वर्क कैन बी यूज्ड। वर्क जो एक एनर्जी होती है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, मगर हीट इज अ बिट डिफिकल्ट टू यूज।
कि यार चेंज इन टेम्परेचर की वजह से होता है, तो टेम्परेचर चेंज कब तक रहेगा, कितने मोमेंटरीली टाइम तक रहेगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, जिसकी वजह से हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज ट्रांसफरेबल, पार्शियली ट्रांसफरेबल, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज। वही वर्क जो है, ये वर्क यहां पे मैं इजीली लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, वर्क इज व्हाट, दिस इज इजीली यूज्ड, इसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं और ये फुल्ली ट्रांसफरेबल है। तो आपसे ये 2 मार्क का सवाल पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क, और आप डेफिनेशन के साथ साथ ये अगर 2-2 पॉइंट्स और लिखते हैं तो इट इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर योर 2 मार्कर्स। 2 to 3 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज के टॉपिक सारे खत्म हो गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या डेफिनेशन है उसका, क्या फॉर्मूला होता है उसका, साथ ही साथ आगे हम देखेंगे कि क्लोज सिस्टम एनालिसिस जो होते हैं कि भाई 4-5 तरीके के जो प्रोसेसेस होते हैं उन पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके आगे फिर हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी कमिंग आफ्टर दिस पार्ट 03 विल बी द फाइनल वीडियो फॉर योर फर्स्ट यूनिट, क्योंकि आगे फर्स्ट यूनिट में सिर्फ फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन है, क्लोज सिस्टम एनालिसिस जो है वो आपका अगले यूनिट्स में आता है, बट विल ट्राई टू कवर दैट इन फर्स्ट यूनिट ओनली, या तो हम उसके लिए एक अलग यूनिट ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का एमसीक्यू करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल परपेंडिकुलर टू द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल पैरेलल टू द फोर्स, सम ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल परपेंडिकुलर, सम ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल पैरेलल। तो देखिए मैकेनिकल वर्क पूछा है, ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F.S। अब वर्क जो होता है, ठीक है, वर्क जो हमारे पास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क जो होता है हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब कि हम यहां पे क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट विच इज F.S. cos थीटा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं परपेंडिकुलर मानूं, परपेंडिकुलर मतलब क्या, थीटा 90 डिग्री, तो अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है, 0, तो ये तो होगा नहीं, विच मीन्स the correct answer is option number B। ठीक है, now in which of the following systems does mass transfer occurs across the system boundary। सिर्फ mass transfer बोला है, ठीक है, सिर्फ mass transfer बोला है। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में तो ना मास जाता है ना एनर्जी जाती है, क्लोज सिस्टम में एनर्जी जाती है, मास नहीं जाता। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्लोज सिस्टम टिक कर देते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या है हमारे पास, ओपन सिस्टम, यहाँ पे एनर्जी भी जाती है, मास भी जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ओपन सिस्टम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोडायनेमिक्स लॉ। ठीक है, तो आज हमने जिस लॉ के बारे में पढ़ा वो लॉ मुझे यहाँ दिख रहा है, विच इज द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फैराडे लॉ नहीं है, आइडियल गैस लॉ नहीं है, बॉयल्स लॉ भी नहीं है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज चोजन एज अ स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक सब्सटेंस। तो देखो स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक सब्सटेंस ही, इट इज जस्ट देयर टू कंफ्यूज यू, हालांकि हकीकत में ऐसा कोई भी थर्मोडायनेमिक सब्सटेंस स्टैंडर्ड नहीं होता। तो आप बोल सकते हो कि सॉलिड भी नहीं होता, लिक्विड भी नहीं होता, गैस भी नहीं होता, हम तीनों यूज करते हैं, वी यूज ऑल थ्री। थर्मोडायनेमिक्स जो है बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है,
ये सब कुछ यूज करता है, इसके लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। तो द करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ थैंक यू फॉर सेलिंग with us at Aru Underway. Your journey to marine engineering, mastering marine engineering has just begun. तो न्यू वीडियोस ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे को मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे तक आ जाएंगे, 8 PM तक। ठीक है, प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट इन द सब्जेक्ट, मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैं चाहता हूं कि मेरे ये वीडियोस हर एक बीटेक मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट या कैडेट तक पहुंचे, क्योंकि आई नो द रियलिटी एंड वी ऑल नो द रियलिटी ऑफ द IMU एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड आई कैन डैम श्योर टेल यू कि ऐसा कंटेंट अभी यूट्यूब पे कोई नहीं बना रहा है, which means that I want that my videos should go to each and every person who is in need of getting a guidance regarding this subject, और आगे चल के भी बाकी सारे subjects के लिए। So again, thank you, do like, share, subscribe my video, take care, bye।